हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अध्याय फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये रसीदा है, क्लास 6 की स्टूडेंट है। रसीदा क्लास 6 की स्टूडेंट है और ये हिस्ट्री में अपने अतीत के बारे में जानना चाहती है कि हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानें। तो रसीदा सवाल पूछ रही है। इसका सवाल है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, कैसे पता लगाएं। हम अपने अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे पता लगाएं। आगे दिया गया है, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो कल के लिए तो, और टेलीविज़न भी देख सकते हो कल के लिए, और फिर अखबार भी पढ़ सकते हो कि कल क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस व्यक्ति को जिसे क्या उस समय की स्मृति हो। उस व्यक्ति को उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब उस समय उस व्यक्ति मौजूद था और उसने देखा हो, लेकिन बहुत बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकता है कोई। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जो हमारा अतीत है, हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें दिया गया अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, पशुओं को पालने वाले, कृषकों, कृषि करने वाले, शासकों जो राजाशाही थे, व्यापारियों और पुरोहित, पुरोहित मतलब पढ़े लिखे लोग और ब्राह्मण लोग, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर विज्ञान या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, अपने अतीत को पढ़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे दिया गया है, लोग कहाँ रहते थे। अब हमें क्या बताया गया, मानचित्र फर्स्ट में हमें पृष्ठ 2 पर दिया गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी का हमें क्या करना है, पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते रहे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा में परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। हमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि हमें नर्मदा जो नदी है उसके बारे में पता लगाना है। इस नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो जंगल से बहुत ज़्यादा परिचित थे, और अपना भोजन वो जड़ों से, फलों से और जंगल में जितने भी पशु मिलते थे उन सब का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। और नर्मदा नदी के किनारे बसे लोग कृषि करते थे नर्मदा नदी के पानी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा इसमें दिया गया है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरदार पहाड़ियों का पता लगाओ। इसमें दिया गया कि हमें क्या करना है, उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान किरदार की पहाड़ियाँ उनका हमें क्या करना है, पता लगाना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पर आरंभ किया था गेहूं तथा जौ की, सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों में। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व, अब उत्तर पूर्व की बात हो रही है कि गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। हमें विंध्य पहाड़ियों का मानचित्र अभी दिया गया, उसमें हमें पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। चलिए अब हम मानचित्र को देखते हैं। हमारा मानचित्र दिया गया, ये हमारा मानचित्र, भारत का मानचित्र दिया गया, हम इसके बारे में पढ़ते हैं।
थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी से दिख सके। ये हमारा इंडिया का क्या दिया गया, मानचित्र दिया गया है। ये हमारा इंडिया का मानचित्र दिया गया और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं दक्षिण पठार कहते हैं और ऊपर वाले भाग को कहते हैं हिमालय वाला एरिया या उत्तरी पठार, उत्तरी क्षेत्र। ये हमारा हो जाएगा उत्तर का क्षेत्र, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण का क्षेत्र। और ये वाला एरिया किस में आ जाएगा, पूर्वी भारत में आ जाएगा। और ये वाला एरिया किस में आ जाएगा, पश्चिमी भारत में आ जाएगा। तो हमें क्या क्या दिया गया था, एक तो हमें नर्मदा नदी का पता लगाना था। तो देखिए ये जो नर्मदा नदी लिखी है ये कहाँ पर है, विंध्यान पहाड़ियाँ पे, जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पड़ती हैं, मध्य प्रदेश में। ये इंडिया का मध्य वाला भाग हो जाएगा, ये कौन सा है, मध्य वाला भाग। तो नर्मदा नदी कहाँ निकलती है, विंध्यान पहाड़ियों से निकलती है और आके ऐसी ऐसी सतपुरा रेंज से निकल के कहाँ पर गिरती है, आके अरेबियन सी में। अरेबियन सी मतलब अरब सागर में गिरती है आके। यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है, विंध्य में है, विंध्याचल पर्वत में। और ये ड्रेन यानी कि गिरती आके बहकर कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। ये हमारा अरब सागर है और नीचे वाला ये क्या है, हिंद महासागर, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन। और ये हमारी बंगाल की खाड़ी है। थोड़ा हम इंडिया के मैप के बारे में समझ लेते हैं। इंडिया को दो रियाल्बों में विभाजित किया गया है। इंडिया को हम दो भागों में भाग बांट सकते हैं, दक्षिणी पठार और उत्तर वाला एरिया। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये किससे बना है, ये बना टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से। टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से मतलब इतना जो इंडिया का ये दक्षिणी पठार वाला एरिया है ये प्राचीन समय में दूसरे कॉन्टिनेंट में था। तो क्या हुआ, पृथ्वी की सतह पर एक अचानक सी हलचल हुई जिससे क्या हुआ कि ये जो वाला एरिया था ये कहाँ था, ये तिब्बतन प्लेटू में था, चाइनीज पठार में था ये वाला एरिया। तो जब ये वाला एरिया दक्षिणी पठार वाला एरिया खिसक के आया और ये टकराया किससे, इससे, जो कि हमारा कौन सा है, तिब्बतन प्लेटू वाला, चाइनीज पठार वाला, जिसे हम हिमालय कहते हैं आज। इससे टकराया तो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं आज। इस हिमालय का निर्माण हुआ जब ये वाला एरिया टकराया इससे, तो ऊंची ऊंची पर्वतों श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ जिसे हम हिमालय कहते हैं। ये है इसके बारे में। अब हमें नदियों के बारे में समझना है। नर्मदा नदी के बारे में हमने समझ लिया है। ये भारत की विभिन्न नदियाँ दी गई हैं जिनके बारे में बताया गया कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे आके ड्रेन होती है, यानी कहाँ पे बहकर किन किन क्षेत्रों से जाती है और कहाँ पर ड्रेन होती है। ये हमारी बंगाल खाड़ी दी गई है, इन हिंद महासागर दिया गया, ये अरब सागर दिया गया। तो हमने देखा था हिंदू सभ्यता में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था सिंधु सभ्यता, हिंदू सभ्यता नहीं सॉरी, सिंधु सभ्यता में हमने देखा था। तो लोग सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। ये हमारी क्या है, सिंधु नदी है। इसके किनारे लोग हड़प्पा वासी इसी किनारे रहते थे। तो ये जो सिंधु नदी थी ये कहाँ से निकली है, ये निकली है यहाँ से, कैलाश पर्वत के, कहाँ से, मानसरोवर लेक से ये निकली हुई है। जैसे ये हमारा यहाँ पर क्या है, कैलाश पर्वत है और यहाँ के मानसरोवर लेक से निकली हुई ये नदी कौन सी, इंडस वैली। इंडस वैली को हम नहीं बोलते, सिंधु नदी। इसके बारे में अभी इसमें पढ़ेंगे। तो ये नदी ऐसी ऐसी निकल के और कहाँ से, ये मानसरोवर लेक से निकली है जो कि कहाँ पर है, चाइना में है, तिब्बतन प्लेटू से। और ऐसी निकलती हुई ये लेह लद्दाख में से ऐसी आके गिरती है, अब पाकिस्तान वाले एरिया को क्रॉस करते हुए कहाँ पर, अरेबियन सी में आके गिरती है। और इसकी सहायक नदियाँ भी होती हैं, जो मुख्य नदियों में आके नदियाँ मिल जाती हैं उनको हम बोलते हैं सहायक नदियाँ। अब सिंधी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो सतलज नदी है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ब्यास है। ये सारी नदियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, पंजाब में है। और ये मोस्टली नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कोई नदी हिमाचल प्रदेश से निकली है, कोई उत्तराखंड से निकली, इन 5 नदियों में से। इसके बारे में हम अपनी गंगा को देखते हैं, गंगा के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। गंगा उत्तराखंड से निकली हुई है और उत्तराखंड से निकल के ही उत्तर प्रदेश की प्लेन एरिया में बहती हुई और कहाँ पर जाती है, बंगाल में पहुंच जाती है। बंगाल से पहुंच के ये कहाँ पर ड्रेन होती है, बंगाल की खाड़ी में आके ड्रेन होती है, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है ये नदी। इस प्रकार से हमने कुछ इन नदियों की, बहुत सारी नदियाँ दी गई हैं लेकिन मुख्य मुख्य नदियों के बारे में जो चैप्टर में बताया गया था हमने उसके बारे में बता दिया है। इस वाले भाग को हम कहते हैं पूर्वी तट, इस वाले भाग को कहते हैं पश्चिमी तट। बीच वाला एरिया है ये मध्य प्रदेश का एरिया होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ये विंध्यान पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया था। तो नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, विंध्यान से निकलती है और आके अरेबियन सी में आके ड्रेन होती है, गिरती है। और ये जो भी नदियाँ हमारी इधर से आके निकलती हैं कहाँ से, हिमाचल पर, जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, वो मोस्टली नदियाँ कहाँ पर ड्रेन होती हैं, बंगाल की खाड़ी में ड्रेन होती हैं। और ये तिब्बतन प्लेटू से जो इंडस वैली निकलती है, अरेबियन सी में आके ड्रेन होती है। और ये वाला जो एरिया है, जैसे सिंधु नदी रिवर वाला एरिया, ये एरिया किसका है, पाकिस्तान वाला है। और इसके ऊपर जाएंगे हम, ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो ये एरिया किसका है, अफगानिस्तान का है। इससे यहाँ तक का एरिया, ये पूरा एरिया किसका है, चीन का एरिया है। और यहाँ पर हमारा नेपाल पड़ता है।
और इधर आएंगे हम, इधर श्रीलंका वाला एरिया पड़ता है। इधर घूमते हुए ये पश्चिमी पठार है, जो कि केरल और कर्नाटक वाले तट हैं ये, और इसको हम बोलते हैं उस उत्तरी पठार, इसको बोलते हैं पश्चिमी पठार। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा मैप के बारे में हमने जानियो के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। मानचित्र में हमने सिंधु रिवर के बारे में देख लिया है कि सिंधु रिवर के बारे में क्या क्या दिया गया था। चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे दिया गया है, मानचित्र पर सिंधु तथा सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें, जो कि हम पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा। आगे दिया गया है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जैसे हड़प्पा सभ्यता हुई, ये सभ्यता इन्हीं नदियों के किनारे क्या हुई, विकसित हुई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग, जो गंगा का एरिया था यहाँ नगरों का विकास कब हुआ, ईसा से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे हमारा दिया गया है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब हमने गंगा रिवर के बारे में तो जान लिया था, लेकिन सोन रिवर के बारे में हमने नहीं देखा है। चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। उसकी सहायक नदी है सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि जो दक्षिण वाला एरिया था उन्हें हम प्राचीन काल में क्या कहते थे, नगध, जो कि वर्तमान में क्या है, बिहार है। यहाँ पर एक महान सम्राट हुआ करते थे। यहाँ पर ये जो एरिया था मगध वाला एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा विकसित था। बिहार वाला एरिया क्यों विकसित था, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से जो हमारी गंगा नदी प्लेन होके गुजर रही थी, प्लेन वाले एरिया से होके गुजर रही थी, तो यहाँ का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था। इसके बहुत शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, जिसे हम क्या कहते थे, मगध कहते थे। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना की गई थी। चलिए थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। आगे दिया गया है इसके बारे में, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो लोग थे उस समय एंशियंट टाइम में, वो क्या करते थे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर भी क्या करते थे, अपनी यात्राओं को जारी रखते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी, होती थी। फिर भी लोग क्या करते थे, यात्रा अपनी कंटिन्यू करते रहते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में भी जहाज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, मूल्यवान वस्तुओं को ट्रांसफ़र करते रहते थे। धार्मिक गुरु जो थे वो क्या करते थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए भी एक गांव से दूसरे गांव तक क्या करते थे, जाते थे। कस्बों में भी ये अपने एक एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते रहते थे। ये हमारा यात्रा के बारे में दिया गया। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह को उत्साह से भी यात्रा करते थे। कुछ लोग कैसे थे, जो चाहते थे कि हम नए नए क्षेत्रों के बारे में खोज करें, उसके बारे में भी क्या थे, उत्सुकताबाज थे। इसके बाद में दिया गया, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को अवसर मिला। मतलब क्या अवसर मिला, कि एक दूसरे के विचारों विचारों को जानने का अवसर मिला। क्या, जब यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उत्सुक रहते थे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, नई नई चीज़ों के बारे में जानें, तो इससे क्या हुआ, हमारी कई प्रकार की भाषाओं का भी क्या विकास हुआ है। अब इसमें दिया गया है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दक्षिण एशिया, यानी कि जो आज आधुनिक भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये पूरा एरिया किसका है, दक्षिण एशिया का, दक्षिणी एशिया का है। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप की भी। अब चलो आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण एक यात्रा जोखिम भरी होती थी। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये यात्रा के बारे में दिया गया। चलो ये आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है,
आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, मतलब आज लोग क्या करते हैं, यात्रा क्यों करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। तो इसके बारे में दिया गया, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ दी गई हैं, पर्वत दिए गए हैं, समुद्र दिए गए हैं, इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का क्या हुआ, संबंध हुआ। जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनमें क्या हुआ, संबंध हुआ। कैसे, जब दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आए या हमारी कंट्री से लोग दूसरी कंट्री में गए तो क्या हुआ, एक नई सभ्यता का विकास होता हुआ हमें दिखा है एंशियंट टाइम में, यानी कि अतीत में। आगे दिया गया है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, यानी कि पत्थरों को क्या करते, तराशते थे, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। जब क्या हुआ कि एंशियंट टाइम में एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर गए तो हमारी संस्कृति का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। कुछ संस्कृति हमें विदेशियों से मिली है और कुछ हमारी जो संस्कृति थी वो हमने विदेशियों को ट्रांसफ़र की है। इस प्रकार से क्या हुआ, वो लोग पत्थरों पे अपने अपने बारे में पत्थरों पे लिखने लगे हैं। अब हम अपने भारत देश के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा इंडिया है वो इंडिया का, कैसे इंडिया का नाम पड़ा है, कैसे इंडिया के बारे में हम जानते हैं और कैसे इंडिया के बारे में पता लगाया कि इन सब चीज़ों के अतीत के बारे में क्या क्या दिया गया था। चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया गया, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया भी जानते हैं, इंडिया दिया गया था, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया के लिए क्या करते हैं, इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंड का शब्द इंडस से निकला है, जो हमारी इंडस नदी थी, सिंधु नदी थी, वहाँ से इसका शब्द निकला है इंडिया का, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। जो सिंधु नदी थी उसे हम क्या अंग्रेजी में इंडस कहते हैं, उस संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु रिवर कहते हैं। अपने एटलस में, यानी कि अपने मैप में ईरान और यूनान का पता लगाओ। दिया गया है कि अपने मैप देखो और उसमें देखो कि ईरान और यूनान कहाँ पर है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, जो सिंधु रिवर थी, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि, जो पूर्व में स्थित भूमि थी, प्रदेश को इंडिया कहा। जो पूर्व में स्थित भूमि थी उसे क्या कहा इन्होंने, इस प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा। कि इन्होंने, ईरानियों और यूनानियों ने। भरत, भरत क्या था, एक कबीला था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। मतलब जो भरत था, भरत का नाम, जो हमारा इंडिया का नाम आज भारत पड़ा हुआ है, वो कहाँ से पड़ा हुआ, भरत नाम का। जो भरत नाम का कबीला था वो कहाँ पर रहता था, इंडिया में। वो रहते थे उत्तर पश्चिम में, कबीला रहते थे। तो जो ईरानी और यूनानी है, इन्होंने क्या किया, इस वाले क्षेत्रों को क्या कहा, भरत कहा। ठीक है। आगे दिया गया, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, लगभग, जो संस्कृत की एक पुस्तक है ऋग्वेद, ऋग्वेद में लिखा है। कब, ईसा से 300 यानी कि 3500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। किसके बारे में उल्लेख किया गया, किस में, भरत के बारे में। जो भरत एक कबीला था, जो कहाँ था, उत्तर पश्चिम में रहते थे जो कबीले के लोग, उसमें इस पुस्तक में ऋग्वेद में उल्लेख किया गया भरत के बारे में होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे दिया गया है, अतीत के बारे में कैसे जानें। अब हम अतीत के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं, हमारा चैप्टर है, तो हम इसके बारे में समझते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत के बारे में जानने से पहले हम इधर कॉलम देख लेते हैं। इस कॉलम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जाती हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर दिया गया ताड़ पत्र, जो ताड़ का वृक्ष होता है उससे उसके पत्र, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है, हाथ से लिखने वाले। पांडुलिपि का एक पृष्ठ मिला है हम लोगों को, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों का एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम कहाँ देख सकते हो। दिया गया है पांडुलिपि के बारे में, दिया गया कि आप पांडुलिपि क्या होती है और पांडुलिपि के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो पांडुलिपि क्या होती है, हम इसके बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। दिया गया है, अतीत के बारे में आप क्या, अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे कि इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनको हम ढूंढें और पढ़ें, तब हम अतीत के बारे में यानी कि अपने इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, ये शब्द याद कर रहे हैं ना, उन्हें पांडुलिपि कहते थे और इंग्लिश में कहते थे स्क्रिप्ट। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा था? मनुस्क्रिप्ट था, मैन्युस्क्रिप्ट को बोलते थे हम। और ये किस भाषा का शब्द था? ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता था? मैनू। मैनू का अर्थ क्या होता था? हाथ से निकला, और पांड और हाथ से निकला हुआ, मतलब सीधा सा कहा गया है यहाँ पर। जो पांडुलिपि है उनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और ये क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। मैनू का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, यानी कि जो पांडुलिपियाँ होती हैं उनको इंग्लिश में हम, जैसे हम हिंदी में मनुस्मृति बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हाथ से लिखी हुई क्या है? स्क्रिप्ट है। आगे दिया गया है, इन पांडुलिपियों को प्रायः क्या ताड़ के पत्रों, जो ताड़ का वृक्ष होता था उन पत्रों पे लिखा जाता था, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी लिखी मिलती है। यानी कि कहा गया है, कहाँ पर? जो एरिया था हिमालय वाला क्षेत्र, वहाँ पर क्या, एक भूर्ज नाम का क्या था? पौधा था। तो उस पौधे की छाल पर हम क्या लिखते थे? अपनी चीज़ों के बारे में लिखते थे कि इस प्रकार में उस समय लिखते थे हम किस प्रकार का शासन था। जैसे हमें हड़प्पा के बारे में लिखना है, तो वहाँ पर हड़प्पा वासियों ने इसका यूज किया, इस पत्ते का, और लिखा कि इस समय हमारे काल में क्या होता था, इस समय क्या होता था। तो उनको हम पढ़ के क्या जान सकते हैं? अपने अतीत के बारे में। जैसे हमें मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना था, तो मगध साम्राज्य के समय पे क्या हुआ था, उस समय जो लेखक थे उन्होंने इन पांडुलिपियों का यूज किया है, जो आज हम अतीत को पढ़ने के लिए इन सभी पांडुलिपियों का यूज करते हैं। आगे पांडुलिपि का एक चित्र भी दिया गया है। ये चित्र पांडुलिपि का चित्र दिया गया है मनुस्क्रिप्ट का, ये हाथ से लिखी हुई है। इसे हम क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये किस पे लिखी गई है? पत्ते पर लिखी गई है एक। तो ये हमारे अतीत के बारे में अहम जानकारियां देती हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें कंटिन्यू करते हैं। आगे दिया गया है पांडुलिपियों के बारे में, हम पढ़ेंगे अपने अतीत के बारे में और हम कैसे जान सकते हैं। आगे दिया गया है, इतने वर्षों में क्या दिया गया? इतने वर्षों में, इतने में कई पांडुलिपियों को कीड़े ने भी खा लिया है। बहुत सी पांडुलिपियां थी, उनको क्या, कीड़ों ने भी खा दिया। कुछ पांडुलिपियों को नष्ट कर दी गई हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिर, कहाँ कहाँ मिलती हैं? मंदिरों में मिलती हैं, हमें बिहारों में मिलती हैं, जो बौद्ध विहार थे उनसे भी प्राप्त होती हैं। और आगे दिया गया है, इन पुस्तकों में जैसे कि धार्मिक पुस्तकें थीं, मान्यता व्यवहारों के बारे में दिया गया है, राजाओं के किस प्रकार का जीवन काल था उनके बारे में दिया गया है, एंशियंट टाइम में हम किस प्रकार की औषधि और विज्ञान का यूज करते थे उन सब के बारे में दिया गया है पांडुलिपियों में। इनके विषय पर बहुत सारी चर्चाएं की गई। आगे दिया गया है, इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक, इन सब को पढ़कर भी हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। इनमें इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल भी भाषा इसमें शामिल की गई है। क्या दिया गया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृत भाषा थी उसका प्रयोग आम लोग करते थे। और संस्कृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे शासक वाले थे, जो राजा थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और जो प्राकृत भाषा थी उसका प्रयोग करते थे आम लोग, जो आम जनता थी। उस समय भी कुछ भेदभाव था आज की तरह। तो आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते थे। ठीक है। आगे दिया गया है, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। हम क्या देखते हैं? हम एंशियंट बारे में हम पत्थरों पे लिख, जैसे कि ये पत्थर दिया गया, इस पे लिखा गया है कुछ, तो इनको भी हम पढ़ के क्या कर सकते हैं? हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। और कुछ औजार भी थे, जैसे कुछ पत्थर के अलावा कुछ सील भी थी, तो सील पे भी लिखे हुए हमें पाए, तो हमने उनसे पता लगाया कि अतीत में किस समय किस प्रकार का जीवन यापन करते थे लोग, किस प्रकार की राजाशाही व्यवस्था थी। तो इसके बारे में हमने अतीत, इन सब को पढ़ के हमने अपने अतीत के बारे में अहम जानकारी प्राप्त की है। आगे दिया गया है, ताकि लोग उन्हें देख सकें। ये जो पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, और हम आज इनको लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार का शासनकाल था, पढ़ सकें तथा उनके पालन कर सकें। जो उन एंशियन समय में थी उनको हम पढ़ सकें और उन सब का पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों भी अपने कार्यों को वितरण करते हुए उत्कीर्ण करवाते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया उदाहरण के लिए क्या क्या दिया गया है। शासकों के बारे में हम जानकारी पाते हैं।
और लड़ाइयों के बारे में जानकारी पाते हैं, किस प्रकार के विजय हुए थे उनके बारे में हम जानकारी पाते हैं। किस पे? ये जो हमारे क्या है पत्थर दिया गया है, इस पे जो लेख लिखे हुए हैं इनसे हम जानकारी पा सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है, आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखे लेख लिखवाने से क्या लाभ थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, किताबों उस लड़की से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे दिया गया, ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, तो इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम इधर थोड़ा पढ़ लेते हैं। इधर दिया गया है थोड़ा हिस्ट्री के बारे में दिया गया है कि क्या क्या था उस समय। लगभग 2200 से 50 वर्ष पुराना यह अभिलेख है। जो ये कितना है, 2250 साल पुराना ये अभिलेख है। जो कहाँ पर मिला? वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अब जो अफगानिस्तान का कंधार है वहाँ से ये अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। और इसमें किस शासक के बारे में जानकारी दी गई? अशोक, जो सम्राट अशोक के उनके शासन के बारे में जानकारी दी गई है। इस शासक के विषय में तुम अयोध्या के 8वां जो शिलालेख है उससे भी पढ़ सकते हो। फिर दिया गया है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि को प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। आगे दिया गया है, लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं और पढ़ने के लिए क्या करते हैं? हम लिपियों लिखने के लिए हम क्या करते हैं? लिपियों का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामयिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में एक है। सीधा सीधा यहाँ पर ये दिया गया है कि जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं? हम लिपियों का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो क्या? भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में ये दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। जैसे वस्तुओं का अध्ययन करते समय व्यक्ति क्या दिया गया है? पुरातत्वविद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, जो क्या करते हैं? हिस्ट्री की चीज़ों को, जो हमारे एंशियंट टाइम में हुई हैं उन चीज़ों को खोजते हैं और उन पे अपना गहन अध्ययन करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और हिंदी में बोलते हैं पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों तथा बर्तनों, आभूषणों आदियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आगे हमें दिया गया है, आगे हम इसको थोड़ा दिया गया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें हमें सीलें दी गई हैं और मिट्टी के कुछ औजार बर्तन दिए गए हैं उनके बारे में। दाएं दाएं ये हमारा क्या दिया गया? ये दिया गया एक प्राचीन से प्राप्त पात्र है। ये पात्र क्यों बनाते जाते थे? क्योंकि इनमें हम क्या कर सकें? अनाज को स्टोरेज कर सकें। जो आज गोदाम बनाए जाते हैं, स्टोरेज बनाए जाते हैं, उस समय क्या था? उस समय इतनी वो नहीं थी उन लोगों को नॉलेज, तो क्या करते थे? ये पात्र बनाते थे। हम अपने अनाज को या कीमती वस्तुओं को क्या करते थे? इसमें स्टोरेज करते थे। इस तरह के पात्र का प्रयोग कब हुआ था? ईसा से कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व होता था। अब दाएं दिया गया है, एक पुराना चांदी का सिक्का दिया गया, ये सील दी गई है। ये चांदी के सिक्के जो दिए गए हैं ना, ये सिक्के उस समय चलते थे जैसे आज रुपये चलता है, उस समय सिक्के चलते थे। और ये सिक्के कब यूज किए गए थे? ये किए गए थे 2500 वर्ष पूर्व। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों को भिन्नता बतानी है कि आज हम सिक्के इस्तेमाल कर रहे हैं और पहले की ये सील दी गई है ये सिक्कों में, और इन सिक्कों में क्या फ़र्क है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। इनमें इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं? इन सबको हम किस पे बनाते हैं? ऐसे ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट यूज करते हैं जो कि क्या हो? जल्दी नष्ट ना की जा सके। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या क्या करते हैं? जानवरों, चिड़ियों, मछलियों, हड्डियों को ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने क्या दिया गया? यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े
जल जाते हैं, जो अन्न अन्न के दाने होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, वो जल जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं, कुछ बचे रहते हैं, कुछ जल जाते हैं, जो उनमें बचा रहता है ना। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियरली समझ लेते हैं। एक होता है C14, कार्बन 14 होता है ये। इससे क्या करते हैं आर्कोलॉजिस्ट, इसको यूज करते हैं। इसमें देखते हैं कि जैसे अनाज का कोई टुकड़ा मिल गया, जैसे अनाज का कोई जला हुआ पार्ट मिल गया या बचा हुआ मिल गया पार्ट, तो उसमें ये C14 कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं आर्कोलॉजिस्ट, ये समझते हैं कि इसमें कितने परसेंट कार्बन का ह्रास हुआ है। तो उस चीज़ से अंदाज लग जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। आगे पढ़ते हैं, आगे दिया गया पांडुलिपि। पांडुलिपियाँ मतलब जो हाथ से लिखी गई हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि हिस्ट्री के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत से प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का क्या करते हैं, पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो सभी स्रोतों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, उनके सुरागों को निकालते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे दिया गया है अतीत। अतीत एक या अनेक, इसके बारे में दिया गया है, पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, क्या तुमने एक पुस्तक की शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे तथ्य, मतलब ऐसा ऐसा इस तथ्य, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया, ऐसा एक तथ्य की ओर से ध्यान दिलाने के लिए क्या किया गया है, और ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, पशुपालकों, कृषकों, राजा और रानियाँ किस प्रकार से जीवन जीते थे, अतीत के बारे में हम पढ़ेंगे तो यही तो हमें जानकारी मिलती है। तथा व्यापारियों का जीवन किस प्रकार था, जीवन जो शिल्पकार थे, जो लिखते थे, उनका जीवन किस प्रकार से भिन्न था और अन्य लोगों की अपेक्षा। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप आज भी देख लो, अंडमान निकोबार द्वीप है, वहाँ पर कैसे शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, तो वो क्या अलग प्रकार से जीवन जीते थे। ठीक उसी समय भी ऐसा था, जो लोग ज़्यादा पिछड़े थे तो अलग तरीके से उनके रीति रिवाज थे, और अलग तरीके से भोजन करते थे, अलग तरीके से उनका सब, मतलब जो शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षा, जैसे आज हम देखते हैं जो सिटी में चले जाते हैं तो सिटी में लोग ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड उनका अच्छा रहता है। गांव में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो कमज़ोर होता है। और भी अगर जंगलों में चले जाएंगे जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, वहाँ पर उनका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ कैसा है, और ज़्यादा गिरा हुआ है, कमज़ोर है, उनके रीति रिवाज अलग हैं। तो इस प्रकार से इनमें दिया गया है। आगे पढ़ते हैं, अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर करते थे, जैसे आज भी करते हैं, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। आगे दिया गया है, इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। जैसा कि आज दिया गया है, गाँव के जो किसान होते हैं वो कृषि करते हैं, अपने अनाज को शहरों में बेचते हैं। वो शहर के लोग निर्भर रहते हैं कि गाँव के लोग अनाज लाएंगे तब उनको खरीदेंगे तब खाएंगे। तो इस प्रकार से दिया गया है। इस तरह से क्या दिया गया, अतीत में भेद दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा दिया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद थे। उस तरह शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जैसे आज देख लो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना सारी बढ़िया से बुकें बनाते हैं, उनमें लिखते हैं अपने बारे में। जो गांव के अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो अपने द्वारा जो उनके साथ में क्या घटना हुई है वो अब लिखते नहीं हैं। और शहरों में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की बुकें लिख लेते हैं अपनी घटनाओं के ऊपर। तो ये दिया गया। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, अन्य पशुपालकों और आम लोगों के बारे में हम उनके नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो इतने विकसित नहीं थे। पुरातत्व सहायता से हम उनके के जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। इनका कहने का मतलब है, जो उस समय राजाशाही सिस्टम था, तो राजाशाही सिस्टम के बारे में तो हम जान लेते हैं क्योंकि उनके दरबारी कवि थे तो उनके बारे में लिख रखा है। लेकिन गांव के लोग कैसे जीवन यापन करते थे, उस जो शेड्यूल ट्राइब थे वो कैसे जीवन यापन करते थे, उनके बारे में हमें आज भी जानकारी क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे दिया गया है हमें
आगे दिया गया तिथियों का मतलब। अब हम तिथियों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तिथियों का मतलब दिया गया, तिथियों के बारे में समझते हैं हम। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में कुछ, यदि तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह या वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। आगे दिया गया है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को हम ईसा पूर्व लिखते हैं, जैसे कि ईसा से पहले, और जो बाद की तिथियां होती हैं उनको हम क्या लिखते हैं, ईसवी लिखते हैं, कि ईसा के क्या, ईसा से बाद। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ईसा मसीह थे। कौन थे, ईसा मसीह थे। उनकी जन्म की तारीख को एक तिथि मान लिया गया है। उनकी जन्म की जो तारीख थी उसको एक तिथि मान लिया गया। जो ईसवी हम आज पढ़ते हैं, ईसवी पढ़ते हैं और ईसा पढ़ते हैं। जैसे इनकी जन्म की तिथि को हमने कितना मान लिया, एक मान लिया। किनकी जन्म की तिथि को, ईसा की जन्म की तिथि को। ईसा मसीह थे ईसाई धर्म के संस्थापक। इनके जो पहले का टाइम है, इनकी तिथि से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। और जो आगे के साइड की तरफ हम ऊपर की, जब हम ईसा के जन्म के पहले जाएंगे तो ईसा पूर्व बोलते हैं, और आगे जाएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं। ये इसमें दर्शाया गया है और ये दिया गया है, क्योंकि ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे उनकी जन्म तिथि को हमने क्या मान लिया, एक तारीख मान लिया है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियरिटी हो जाएगी अच्छे से, और समझ लेते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ है हमारे इस चैप्टर का। चलिए इसमें हम पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है इतिहास और तिथियों के बारे में, तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो, अंग्रेजी में बीसी, अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको ईसा पूर्व बोलते हैं, मतलब ईसा उससे पहले की बातें। तात्पर्य क्या है, बिफोर क्राइस्ट है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, और ईसा पूर्व भी होता है। कभी कभी क्या दिया गया, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी लगाते हो, तो एडी का मतलब क्या होता है, ईसवी होता है, मतलब ईसा के जन्म के बाद लिख पाते हैं। यह एनोडोमनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। जो एनोडोमनी लिखते हैं, हम एडी भी लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एनोडोमनी होता है, इसका मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद की बातें होती हैं। एडी लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं एनोडोमनी, और इसकी किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया, कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी एडी की जगह हम क्या करते हैं, सी ई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सी ई लिख देते हैं। तो सी ई को हम वो क्या बोलते हैं, क्राइस्ट इरा बोलते हैं। सी ई तथा बी सी ई भी लिखते हैं, और क्या करते हैं, बी सी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट भी लिखते हैं। क्या दिया गया, कभी कभी एडी की जगह सी ई तथा बी सी की जगह क्या दिया गया, बी सी की जगह बी सी ई भी लिख देते हैं। बी सी ई मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा प्रयोग होता है। सी ई का मतलब होता है, सी ई होता है क्राइस्ट इरा। सी ई अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा क्या करते हैं हम, सी ई का क्राइस्ट इरा या कॉमन इरा का भी इस्तेमाल करते हैं। कॉमन इरा तथा बी सी ई बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन इरा का भी इस्तेमाल करते हैं हम। इनके शब्द ऐसे कॉमन इरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इतिहास, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का जो इस्तेमाल होता है वो सामान्य तौर पर किया जाता है, सामान्य रूप से किया जाता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग कब से स्टार्ट हुआ, 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी गड़बड़ी सी हो गई, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, जो होता है ना बी सी का मतलब होता है क्या, बिफोर क्राइस्ट होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, बी सी ई भी लिख देते हैं। बिफोर कॉमन इरा भी लिख देते हैं हम इसको, यानी कि ईसा से पूर्व की बात में, ईसा पूर्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व हम इनको बोलते हैं। इसके बाद में दिया गया है क्या, एडी। एडी दिया गया, एडी का मतलब होता है एनोडोमनी, जो कि क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एडी के बारे में दिया गया है। तो एडी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम ईसा, क्या बोलते हैं, ईसवी। एडी को क्या बोलते हैं हम, ईसवी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी पी भी बोल देते हैं ईडी को, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। सॉरी, ये गलत हो गया। एडी को हम क्या बोलते हैं, एडी जो हमारा दिया गया है, इसको एडी को हम बोलते हैं
इसको हिंदी में बोलते हैं हम ईसा, सॉरी ईसवी, हिंदी में बोलते हैं ईसवी। और जो हमारा बीसी दिया गया बिफोर, को हम बीसी ई भी लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट इरा भी बोलते हैं, और उसको हम बीपी भी बोल देते हैं। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट से पहले की चीज़ है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।